अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्म निकल चुका है और आप लोग भर भी दिए होंगे। ओके, तो आज की सेशन में हम बायो से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीरीज से लिया गया है क्वेश्चन। ओके, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है आपके पेपर में आने की, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो को अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन की। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो क्या बोल रहा है, नींबू में कैंकर किसके द्वारा होता है, यानी नींबू में कैंकर किसके द्वारा होता है। पहली बात तो ये कैंकर नहीं, सिट्रस कैंकर होता है। इसे कैंकर नहीं सिट्रस कैंकर होता है। क्या होता है? सिट्रस कैंकर, ठीक है। ये ये क्या है? एक डिजीज़ है। क्या है ये? एक डिजीज़ है। किसके द्वारा, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से बता दो कि किसके कारण होता है ये सिट्रस कैंकर। माइकोकोकस, जैंथोमोनास, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? डिप्लोकोकस, एंड फोर्थ क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि जो नींबू में डिजीज़ होता है, क्या होता है? सिट्रस कैंकर नामक डिजीज़ जो होता है, जो बीमारी होता है, वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसको प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। जैंथोमोनास सिट्राई की वजह से ये बीमारी होता है, ठीक है। किसकी वजह से? जैंथोमोनास सिट्राई की वजह से। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रश्न को इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है, कैंकर इन लेमन इज कॉज्ड बाय, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी यानी जैंथोमोनास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वायु प्रदूषण गैसों जिसकी अम्लीय वर्षा है वो है, यानी क्या बोल रहा है आपसे कि जो एसिड रेन होता है वो किन गैसों के कारण होता है? क्या वो CO2 और Cl के कारण होता है, या CO2 और O3 के कारण होता है, या फिर SO2 और NO2 के कारण होता है, या फिर CFC या CO2 के कारण होता है, जो एसिड रेन होता है एयर पॉल्यूशन में। कहाँ? वायु प्रदूषण गैसों में। वही आपसे पूछ रहा है कि जो अम्लीय वर्षा होता है यानी एसिड रेन जो होता है वो किन गैसों के कारण होता है, किन गैसों के कारण होता है। तो आप सभी को पता होगा ये किन गैसों के कारण होता है। ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा कैसे होता है? तो ये दोनों क्या करता है, ये वाटर, ऑक्सीजन और कुछ केमिकल्स से रिएक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड बना देता है और वही उसी को हम क्या बोलते हैं? और जब बारिश होती है तो वो जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रहता है वो वाटर में रहता है, इसीलिए हम उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन नाम देते हैं, ठीक है। तो वो किन गैसों की वजह से होता है? तो SO2 और NO2 की वजह से होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पौधों के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? आप सभी को पता है कि अफीम क्या है, ठीक है, एक ड्रग्स है। अफीम क्या है? एक ड्रग्स है। वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? क्या नई पत्तियों से यानी न्यू लीफ जो होता है उससे, जड़ यानी रूट से, या फिर अपरिपक्व संपुट से, या फिर बीजों से यानी सीड से? तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका अनरिप सीड पॉड, ठीक है, सीड पॉड्स। तो वही आपसे पूछ रहा है कि पौधों से जो अफीम प्राप्त की जाती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो किस भाग से प्राप्त की जाती है? अनरिप सीड पॉड से, जो मैच्योर नहीं होता है, इमैच्योर जो सीड पॉड होता है उसी से क्या प्राप्त की जाती है? अफीम प्राप्त की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, यानी ट्रांसपीरेशन किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है? यही आपसे एक प्रश्न में पूछ रहा है कि ट्रांसपीरेशन किस उपकरण से
नापा जाता है? क्या पोरोमीटर से, या फिर पोटोमीटर से, या फिर लक्स मीटर से, या फिर एल्टीमीटर से? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि किस इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसपीरेशन नापते हैं, ट्रांसपीरेशन मेज़र करते हैं? तो किससे मेज़र करते हैं? पोटोमीटर से। किससे? पोटोमीटर से। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पोटोमीटर से। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कौन से प्रोटोजुआ से काला अज़ार होता है? यानी कौन से प्रोटोजुआ से काला अज़ार होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? जियार्डिया। सेकंड क्या बोल रहा है? ट्राइपेनोसोम। थर्ड क्या है? लेशमीनिया। एंड फोर्थ क्या है? मोनोसिटेसिस। ओके, मोनोसिटेसिस। तो काला अज़ार किस प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो ये आप सभी को पता हो कि किस प्रोटोजुआ के कारण काला अज़ार होता है। तो लेशमीनिया। किस प्रोटोजुआ के कारण? लेशमीनिया प्रोटोजुआ के कारण क्या होता है? काला अज़ार होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कार्यकी कहते हैं, या शारीरिकी कहते हैं, या पारिस्थितिकी कहते हैं, या औतिकी बोलते हैं? ठीक है, तो ऊतकों की अध्ययन यानी क्या बोल रहा है कि स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बच्चों स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिस्टोलॉजी। ओके, और हिंदी में क्या बोलते हैं? औतिकी या फिर उत्तक विज्ञान। औतिकी या फिर उत्तक विज्ञान। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया कि क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू को? हिस्टोलॉजी या औतिकी यानी उत्तक विज्ञान। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वर्गीकी में फाइलम शब्द दिया था, यानी वर्गीकी यानी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। क्लासिफिकेशन में फाइलम शब्द किस साइंटिस्ट ने दिया था? फाइलम शब्द किस साइंटिस्ट ने दिया था? क्या जॉनरे ने दिया था, या फिर जीएल कुवियर ने, या फिर सी लीनियस यानी कार्ल लीनियस ने, या फिर अर्निस्ट हिकल ने? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि किसने फाइलम शब्द दिया था, किस साइंटिस्ट ने फाइलम शब्द दिया था? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। किसने दिया था? अर्निस्ट हिकल ने। ठीक है, अर्निस्ट हिकल ने क्या बताया था? फाइलम शब्द दिया था। अगला प्रश्न क्या है? सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना हुई थी। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, तो सेंट्रल वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई थी यही आपसे पूछ रहा है। 1951 में, 1955 में, 1968 और 1970। बहुत जगह दिया हुआ है 1955, ठीक है, बट 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना हुई थी 1951 में। उसके बाद अगले ही नेक्स्ट ईयर यानी 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? इंडियन बोर्ड। ये सेंट्रल वाइल्ड लाइफ था, ये इंडियन था। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था जो कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, और 1951 में क्या हुआ था? सेंट्रल वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई थी, वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? पेवरीन रोग संबंधित है। पेवरीन रोग किस इंसेक्ट से संबंधित है? किस इंसेक्ट से संबंधित है? क्या मधुमक्खी से, क्या मधुमक्खी से, या रेशम कीट से, या लक्ष कीट से, या फिर माहू से? जल्दी से बता दीजिए कि पेवरीन रोग जो है वो किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये रेशम कीट से। ये किसकी डिजीज़ है? सिल्कवॉर्म की डिजीज़ है। किसकी? सिल्कवॉर्म की डिजीज़ है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है? ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, उस प्रोटोजोआ का मैं नाम नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे कि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो गया, इसलिए प्रोटोजोआ इतना ही जान लो कि किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और ये किस
बीमारी किस इंसेक्ट से संबंधित है? तो रेशम कीट से यानी सिल्क वॉर्म से। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? क्या 1989 में हुआ था, या 1975 में हुआ था, या 1973 में, या 1968 में हुआ था? तो कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ? 1973 में। कब? 1973 में। और डेट क्या था? तो 1 अप्रैल। डेट क्या था? 1 अप्रैल 1973, जब प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट हुई थी यानी प्रारंभ हुई थी। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, ये आप सभी को पता होगा। क्या कमल, रेप्लेशिया नहीं, रेफ्लेशिया होता है। क्या होता है? रफ व की जगह फ कर दो, ठीक ना। रेफ्लेशिया। बहुत बड़ा कैक्टस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन होता है? रेफ्लेशिया। कौन होता है? रेफ्लेशिया। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मटर पौधा है, मटर क्या है यही आपसे पूछ रहा है। क्या वो शाक है, पुष्प है, झाड़ी है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है? जल्दी से बता दीजिए कि मटर क्या है, मटर कैसा पौधा है। ठीक है, मटर कैसा पौधा है? क्या मटर एक पुष्प है, या फिर शाक है यानी हर्ब है? शाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर्ब बोलते हैं। ठीक है, हर्ब है, या झाड़ी है, सर्ब है, ठीक है ना, या फिर कोई नहीं है। तो क्या है? पी ना, मटर जो होता है वो एक हर्बेसियस प्लांट होता है। क्या होता है? हर्बेसियस प्लांट, यानी ये क्या है? एक हर्ब है। ठीक है, और इसे आप एनुअल क्लाइंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि जो इसकी तना होती है ना वो क्लाइंब करती है, यानी लतरने वाली होती है। ठीक है, तो क्या है? मटर एक शाक है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये क्या है? हर्बेसियस प्लांट है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी लाइफ साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो पौधे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? क्या पुष्प है? सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? पत्ती है। थर्ड क्या बोल रहा है? तना है। या फोर्थ क्या बोल रहा है? जड़ है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है? पुष्प है, फ्लावर है। क्या है? फ्लावर है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ये आप सभी को पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस में होता है। चना में होता है, मटर में होता है, या सोयाबीन में होता है, या अरहर में होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ सब अधिकतम की बात की जा रही है, यानी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी वैसा प्लांट जो कि कहाँ उगता है? नमक युक्त मिट्टी में। ठीक है, यानी जिस मिट्टी में सॉइल होता है ज़्यादा मात्रा में, उसमें जो पौधे पाए जाते हैं उस पौधे को क्या बोलते हैं? क्या उसे हम ज़ीरोफाइटा बोलते हैं, हाइड्रोफाइटा बोलते हैं, या हेलोफाइटा बोलते हैं, या सक्यूलेंट बोलते हैं? तो जल्दी से प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि उस पौधे को हम क्या कहते हैं। उस पौधे को हम क्या कहते हैं? तो उस पौधे को हेलोफाइटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइटा बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? हेलोफाइटा बोलते हैं, जो पौधा नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उस पौधे को हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइटा बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? यानी संवहनी पौधा यानी वेस्कुलर प्लांट्स में, किसमें? वेस्कुलर प्लांट्स में पानी किसके थ्रू जाता है? ठीक है, क्या फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जाता है, पैरेन्काइमा टिश्यू के थ्रू जाता है, या मेरिस्टेम के थ्रू जाता है, या जाइलम टिश्यू के थ्रू जाता है? तो ये आप सभी को पता है कि पौधों में जो पानी और मिनरल्स होते हैं वो उसको कौन पहुंचाता है? उसको जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जाइलम टिश्यू पहुंचाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्या होता है? जाइलम टिश्यू पहुँचाता है। क्या क्या पहुँचाता है? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स।
अगला प्रश्न क्या है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल में कौन पदार्थ है जो कि पाया जाता है? क्या वो प्रोटीन है, चर्बी यानी फैट है, या फिर खनिज यानी मिनरल्स है, या फिर जल? तो क्या है वो जल है जो कि 80% से ज़्यादा पाया जाता है। किसमें? सेल में। किसमें? सेल में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? यहाँ बात कर रहा है पौधों की, ना कि ह्यूमन की। ठीक है, ह्यूमन की कहाँ से होती है आप सभी को पता है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि इंसुलिन किस पौधों से प्राप्त होती है? क्या अदरक के प्रकंद से, या डालिया के जड़ों से, या फिर बाल रसम पुष्प से, या फिर आलू के कंद से? जल्दी से बता दीजिए कि इंसुलिन किन पौधों से प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता होगा कि किससे प्राप्त होता है, ये डालिया की जड़ों से। डालिया की जड़ों से। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। किससे होता है? डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है क्या? इंसुलिन। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, यानी मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है, क्या वो खोखली होती है, शरंध्री होती है, ठोस होती है, या फिर कीलक होती है? जल्दी से बता दीजिए कि जो पैर में हड्डी पाई जाती है वो कैसी होती है? वो कैसी होती है? तो कैसी होती है? वो खोखली होती है। वो क्या होती है? खोखली होती है। ठीक है, तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? यानी मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 8, 30, 32, 34। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, चलिए अब हम खुद से ऑप्शन लिखते हैं। 8, 23, 22 और 29। अब ऐसा अगर ऑप्शन दिया हुआ हो तब तो बड़ा फंसने वाले हो आप लोग। ठीक है ना, यहाँ बात किसकी हो रही है? खोपड़ी की, यानी मनुष्य की स्कल की, ह्यूमन स्कल की। ठीक है ना, तो आप सभी को मैं बता दूं कि ह्यूमन स्कल में जो बोन पाए जाते हैं वो कितना पाया जाता है? 23। कितना? 23। अब कुछ बच्चे का क्वेश्चन हुआ कि 23 तो कहीं दिखता ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो गूगल से सर्च कर लोगे। ठीक है, गूगल से सर्च कर लोगे, गूगल में क्या दिया हुआ होगा? गूगल में या तो 22 दिया होगा या 29 दिया होगा। ठीक है, तो ये दोनों भी, ये भी गलत नहीं है, ये दोनों भी गलत नहीं है। ठीक है ना, 22 होता है 22 भी बोल सकते हो, लेकिन एक और होता है, और होता है जिसको हम हायोड बोन बोलते हैं, जो कि एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको फिगर भी बताऊंगी, मैं इसको प्रूफ कर दूंगी। ठीक है ना, और 29 किस कंडीशन में होता है कि जब 22 मानते हैं हम स्कल का, और 2 कान भी जोड़ लेते हैं। स्कल में क्या, खोपड़ी में हम दोनों कान जोड़ लेते हैं, तो एक कान में 3 होता है और फिर दूसरे कान में भी 3, मतलब 6 और बढ़ गया, तो 22 6 कितना हो गया? 29 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करता है कि इसीलिए कुछ लोग 29 लिख देते हैं। तो इस बात पे बहस नहीं करना है, आखिर होते कितने हैं? तो 23 होते हैं। ठीक है, अगर 22 ऑप्शन में रहे तो आप 22 टिक लगाना, लेकिन अगर 23 भी रहे तब आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो 23 होगा। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ कि हायोड बोन कहाँ पाया जाता है। उससे पहले मैं बताती हूँ कि 22 कैसे होता है। 8 जो होता है, 8 होता है वो क्रैनियम बोन होता है। क्या होता है? क्रैनियम बोन होता है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। क्या? ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, जो आप ऊपर वाली, जैसे ये स्कल है। ठीक है, ये स्कल होता है ना, फिर यहाँ से फेस स्टार्ट होता है, तो ये सब जो हुआ इसमें कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। और फेसियल कितने होते हैं? फेस वाले बोन कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो 8 14 कितना हुआ? 22 हो गया। तो इस हिसाब से आपका 22 हो गया। लेकिन एक और बोन जो होता है वो ऐड होता है, किसमें? स्कल में ही होता है, उसे हम बोलते हैं हायोड बोन। ठीक है, मैं उसे अभी फिगर आउट दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 23, क्योंकि यहाँ 23 दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो आप 22 टिक लगा सकते थे, गलत नहीं था। लेकिन 29 भी आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ लोग कान को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। गलत ये भी नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि कुछ लोग कान को भी ऐड कर देते हैं, तो वो तो सोच पे डिपेंड है ना, लेकिन खोपड़ी में कान ऐड नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं फिगर दिखाती हूँ स्कल का, और हायोड बोन का क्या लोकेशन दिखाती हूँ कि कहाँ स्थित होता है वो। देखिए, जो ये फिगर है ना वो एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये एनसीईआरटी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में देखिए आपको
ये जो देखो जिस बोन का मैं नाम ली हूँ क्या यही है, ये यहाँ पे लोकेशन होता है इसका, हायोइड बोन का लोकेशन यहाँ होता है और इसी को ऐड करके हम 23 बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्कल में? 23 बोन्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप हटा दोगे, इसको आप स्कल में नहीं ऐड करोगे, तब क्या हो जाएगा आपका 22 बोन होगा। तब क्या उस कंडीशन में क्या होगा 22 हो जाएगा। लेकिन जब ये हायर्ड बोन को आप ऐड करते हो तो कितना होगा 23। और अगर कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि क्या करेंगे, ब्रेन के साथ कान को भी ऐड, सॉरी ब्रेन मतलब हेड का बात करें तब आपका अलग बात है, हेड में आपका कान भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्कल की बात कर रहा है तो स्कल में कान नहीं आता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कान को भी ऐड कर देते हैं, तो दोनों कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, तो उसको भी लोग ऐड कर देते हैं 22 के साथ, ठीक है। और 23 के साथ ऐड कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। तो गूगल पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है, इसलिए गूगल के फिराक में नहीं पढ़ना, ठीक है। गूगल भी कहीं भगवान नहीं है, उसमें भी वही कुछ इंसान ही डालते हैं और उसको आप देखकर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यही सही है ये गलत है, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, खुद अपना भी सेल्फ स्टडी लगाना है और ब्रेन लगाना है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो क्या है, ये प्रश्न नहीं, ये इसमें कुछ दिक्कत है कुछ बच्चों को, ठीक है ना, उसी को मैं क्लियरफाई कर रही हूँ, एक तरह से डाउट क्लास समझ लो इसको। इसी क्लास में मैं लास्ट में सोची हूँ बता देती हूँ, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस इसमें प्रारंभ होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन, साइटोकाइनेसिस कहाँ प्रारंभ होता है। तो मैं एक फिगर दिखाना चाहूँगी, ठीक है। तो इस फिगर को आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो देखो इस फिगर में क्या बता रहा है कि जो सेल डिवीज़न होता है ना, जो सेल डिवीज़न होता है वो 2 पार्ट में होता है। क्या 2 पार्ट में होता है, एक कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और दूसरा साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या क्या आता है आपका, ये प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है और टेलोफेज आता है, ठीक है। ये जो चारों फेज है वो कैरियोकाइनेसिस में होता है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बिगिंस कब होता है। इसका ये नहीं पूछ रहा है कि साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के अंदर का मेटाबॉलिज्म कब स्टार्ट हो जाता है। अगर उतना डीपली पूछता तब आपका आंसर हो सकता था एनाफेज में स्टार्ट होता है, टेलोफेज में एंड होता है, ठीक है। बहुत बच्चों ने लिखा है। लेकिन देखो यहाँ ये जो साइटोकाइनेसिस जो फेज है वो स्टार्ट कब हो रहा है, वो आपका कब हो रहा है, टेलोफेज खत्म होने के बाद, टेलोफेज खत्म होने के बाद। तो अगर एंड स्टेट इसका आंसर मैंने लिख दिया तो क्या गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि जब कैरियोकाइनेसिस एंड होता है देन जो आपका फेज स्टार्ट होता है वो क्या होता है, हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। उस फेज को क्या बोलते हैं, हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को, ये थोड़ा प्रॉब्लम था, ये अब मैं दिखा दी हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का उत्तर मिल गया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर ऐसा रहता कि आपसे प्रोसेस के बारे में पूछता तो आपको एनाफेज एंड टेलोफेज दोनों देता, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट एनाफेज में होता है एंड टेलोफेज में हो जाता है, ठीक है ना। तो एनाफेज आप बोलते हो, लेकिन यहाँ साइटोकाइनेसिस, लेकिन ये कैरियोकाइनेसिस खत्म होने के बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो ये फेज है वो कब स्टार्ट हो जा रहा है, टेलोफेज के बाद ये जो साइटोकाइनेसिस बिगिंस हो रहा है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एंड स्टेट यानी टेलोफेज के अंत के बाद, ठीक है। गूगल पे दिया हुआ है, मैंने भी देखा कि एनाफेज में स्टार्ट होता है, लेकिन वो उसका प्रोसेस मेटाबॉलिज्म जो होता है अंदर का, वो सेल डिवाइड होना वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स अपना डिवाइड होने का, डिप्लीशन होने का स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अगला जो डाउट था, ये सब डाउट सिर्फ एक बच्ची का है, ठीक है ना। बाकी लोगों का तो कमेंट बहुत अच्छा है, बट एक बच्ची का डाउट कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि उसको डाउट है, ठीक है ना। तो उसी के लिए स्पेशली मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट उसी के लिए, ठीक है ना। एसिडोफिल्स क्या होता है। एसिडोफिल्स पहली बात बता दूं कि ना तो वो साइनोबैक्टीरिया है, ना वो माइकोप्लाज्मा है, ना ही वो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है। वो आर्चे बैक्टीरिया के अंदर आता है। अगर विश्वास नहीं हो ना तो तुम क्या करो कि एनसीईआरटी निकालो और वहाँ पढ़ लो, ठीक है। तो इसका भी मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये 3 ब्रांचेज में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और 3 ब्रांचेज के बारे में आपको खुद ढूंढना है, जिनका ये डाउट है। एक लड़की है, उनका ये डाउट है, तो आप ढूंढ लेना, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।
हाँ, प्रश्न ये था, या इसमें मेरी मिस्टेक है, मैं अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करती हूँ कि जो ये कोरल है ना, ये कोरल आता है निडेरिया के अंदर, कोरल जो है वो निडेरिया के अंदर आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। इसमें मैं रॉन्ग थी, गलती से वो मुंह से निकल गया, मुझे लगा कोरल सेल्स की बात हो रहा है, क्या कॉलर सेल्स की बात हो रहा है। तो कॉलर सेल्स समझकर मैं पोडीफेरा डाल दी, ठीक है, क्योंकि कॉलर सेल्स पोडीफेरा के अंदर आता है, पोडीफेरा फाइलम के अंदर, लेकिन जो कोरल होते हैं ना वो निडेरिया के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ मेरी गलती है, सॉरी फॉर डैट, यहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा, ठीक है। चलो इसी के साथ हम एक और प्रश्न है जो कि जिसमें डाउट है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो उनका स्पेशली ये भी क्वेश्चन था कि ब्लबर किसके शरीर में उपस्थित वसा है। ब्लबर आप लोग जानते हो क्या होता है? ये एक फैट होता है, ये एक टाइप ऑफ फैट है जो कि मैरीन एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को जब मैं उस वीडियो में बता रही थी तो मैंने सीधा डायरेक्टली नॉट लगा दिया था। क्या लगा दिया था? कि ब्लबर किसके शरीर में उपस्थित वसा नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है। यानी प्रश्न मैंने चेंज इसलिए कर दिया था क्योंकि इसमें 3 मैरीन एनिमल्स का नाम दिया हुआ और तीनों में पाया जाता है ब्लबर, क्योंकि ये थिक लेयर होता है, ठीक है ना। मैरीन एनिमल्स की बायोन्सी को मेंटेन करता है ये। तो तीनों आंसर, और ये ऑप्शन था नहीं कि ABC, तो मैं सही कर दूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था और नॉट लगा दिया था। मैंने ये क्वेश्चन कर दिया था कि ब्लबर किसके शरीर में उपस्थित वसा नहीं है, ठीक है। तो चमगादड़ में नहीं होती है, थिक लेयर जो होता है वो चमगादड़ में नहीं पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये चमगादड़ में नहीं पाया जाता, ये चमगादड़ में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो उनके हिसाब से ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उत्तर क्या देना है हमको, ठीक है ना। हाँ, गलती सबसे होती है, एक्सेप्टेड, मैंने एक क्वेश्चन में गलती किया है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ यार, मैं भी पढ़ती हूँ फिर आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। और ना ही उतनी एक्सपीरियंस टीचर हूँ, मैं पढ़कर आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं बता दे रही हूँ ना कि आप, ठीक है, उन्होंने कमेंट में कुछ लिख दिया था, ठीक है, तो उन्हीं को मैं बताने के लिए 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। चलो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। जहाँ भी डाउट हो वहाँ आप लिख सकते हो, उसे मैं डिस्कस कर दूँगी, और बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख देना, ठीक है। मैं फिर से डिस्कस करवा दूँगी जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो, ठीक है। और ऐसा कोई बात नहीं है जिन्होंने ये 4 क्वेश्चन के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा, ठीक है ना, टेक इट ईजी, उतना मैं नहीं देखती, बट जहाँ मेरी फॉल्ट थी वहाँ मुझे लगा कि मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जहाँ मेरी फॉल्ट नहीं थी वहाँ मुझे लगा कि आपको और क्लियरफाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं।